वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कुरम के मामले पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कोहाट में जिला कुरम की सूरत हाल पर जारी ग्रैंड जिरगा खत्म हो गया। फरीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान ने तस्दीक की है कि अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए। मुआहदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज फायर का फैसला हुआ है। फरीकैन मोर्चे खत्म और असलहा जमा कराएंगे। जिरगा रुकन का मजीद कहना था कि रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबा बंदी इस वक्त जारी है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे के तहत नुकसानात का असाला किया जाएगा और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। मजलिस बहतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि कुर्रम का धरना खत्म होगा तो ही हम धरना खत्म करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MWM सरबराह का कहना था कि कुर्रम में लोग मुहासरे में हैं, इन लोगों को पाकिस्तानी होने की सजा दी जा रही है। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने बेगुनाह लोगों को गोलियां मारी, उनमें नौजवान भी मारा गया। हुकूमत के सबर का पैमाना कमजोर है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को ये सब देखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाशिस्ट वजीर आला ने गोलियां चलाई। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा कि कुर्रम का मामला है, कराची में धरना क्यों दिया जा रहा है? हमारे धरने किसी जमात के खिलाफ नहीं, हमारे नज़दीक वज़ीर आज़म भी जवाबदेह हैं। हमारे धरने इंसानी मसाइल पर हैं, ये लोग इसको फिरका वराना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपने वज़रा को समझाएं और तहकीकात करवाएं कि किसने गोली मारी, और अगर तहकीकात ना हुई तो वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। कुर्म में अमन मुआहदा तय पाने के बाद जिरगा अरकान ने मुल्क भर में धरने खत्म करने की अपील कर दी। जिला कुर्म में अमन के लिए होने वाले ग्रैंड जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान और मलिक लाइक और अक्जई ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद धरने खत्म कर दिए जाएं। मलिक सवाब खान ने मजीद कहा कि अगर कोई हुकूमत के पास असला जमा नहीं कराएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुर्रम में जिरगे के दौरान दोनों फरीकीन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे के तहत बंकर्स की मसमारी और भारी असलहे की हवालगी पर इत्तेफाक किया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इस मुआहदे से कुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। इन्होंने कुर्रम के अहले इलाका को अमन मुआहदे पर दस्तखत की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मुआहदे के नतीजे में मामलात ज़िंदगी जल्द बहाल हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि यह मुआहदा कुर्रम में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम कदम है और ये इलाके की तरक्की में मददगार साबित होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुर्रम के मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। उन्होंने कहा कि आज फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए, जो इस मसले के पायदार हम की तरफ एक अहम कदम है। अली अमीन गंडापुर ने इस अहम पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए तमाम शराकतदारों को मुबारकबाद दी और कुर्रम के अमायदीन, फरीकैन और जिरगा मेंबरान का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मुआहदे के हुसूल में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने काबीना अरकान, सिविल और अस्करी हुक्काम का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय पाना एक खुशाइन बात है जिससे कुर्रम के इलाके का ज़मीनी रास्ता खोलने की राह हमवार हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं होते और अमन की बहाली में फरीकैन का मुस्बत किरदार काबिल सताइश है। अली अमीन गंडापुर ने इस मुआहदे को कुर्रम में देरपा अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त भी करार दिया। यहाँ आपको बताएं कि पारा चनार वाक़े का ये मतलब नहीं कि पुरअमन शहर को ब्लॉक कर दिया जाए। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि आप इलाके बंद करके मैदान जंग बना दें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया, कहा कि पुरअमन एहतजाज नहीं, 8 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि IG और दीगर इदारों को वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि कराची की जज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करेंगे और अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहते हैं। हम मसले का पुरअमन हल तलाश करना चाह रहे थे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन लिया जाएगा। इसमें हमें मीडिया की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल का साथ चाहिए होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा है कि धरने वालों को अलग मकाम की ऑफर करता हूँ, ये मोहलत नहीं है।
बल्कि पेशकश है। सड़कें ब्लॉक करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। पारा चनार के वाक़े पर हमें अफसोस है, तमाम मुतासरीन के साथ खड़े हैं, ताहम इसका ये मतलब नहीं कि कराची की तमाम सड़कें बंद कर दी जाएं। आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये तरीका नहीं है मेन सदर वाला इलाका बंद हो जाए, शारा फैसल बंद हो जाए, अंचोली वाला इलाका बंद हो जाए, मलीर का इलाका बंद हो जाए और मैदान जंग बना दें आप लोग। इस पर हम कतई भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अभी ये ऑफ़र करता हूँ कि हमारे कमिश्नर एडिशनल आईजी के साथ बैठें और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन रोड ब्लॉक करने हम किसी को नहीं देंगे। ज़ियाउल हसन लंझार ने कहा है कि हम पर भी तनकीद हो रही है कि पूरा कराची मैसूर है और हम कुछ नहीं कर रहे। कराची की मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी गई हैं। जो भी हुकूमत के रेट चैलेंज करेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि हमारे सीनियर वज़रा ने धरने वालों से मुज़ाकरात किए, उन्हें अलग जगह की पेशकश की, लेकिन वो नहीं माने। धरने वाले कहते हैं कि हम पुरअमन हैं। 8 मोटरसाइकिलें जला दी गईं, हमारे एहलकार शदीद जख्मी हुए, उनके असलहे को नुकसान पहुंचा। ऐसा करने वाले को पुरअमन नहीं कहा जा सकता। ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की? उन्होंने बदतरीन ट्रैफिक जाम की तस्वीर दिखाते हुए कहा है कि शहर के ये हालात हैं। हमें बताया गया है कि लोग अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल छोड़कर चले जाने पर मजबूर हुए। एयरपोर्ट जाने वालों को मोटरसाइकिलों पर लिफ्ट देकर हवाई अड्डे तक पहुंचाया गया। ज़ियाउल हसन लंझार ने कहा है कि धरने वालों ने पहले दिन कहा कि सड़कें बंद करना अच्छी बात नहीं, लेकिन 3 दिन बाद धरने को शहर भर के मुख्तलिफ मकामात तक फैला दिया गया। पुलिस से झड़प करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चनार का मसला हल करे। जो लोग धरना दे रहे हैं वो केपी हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं। शहर कायद में आज 2 मजहबी जमातों की जानिब से 6 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी, मुतअद्दिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को नए साल भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक मजहबी जमात ने 4 मकामात पर धरने दिए हैं, जिनमें अबुल हसन इस्फानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और वाटर पंप इंचोली शामिल हैं। दूसरी जमात ने 2 मकामात गुलबाई पराचा चौक और शारायरंगी टाउन और 4:45 पर धरने दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर सड़कों के एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि दूसरे ट्रैक पर ट्रैफिक को जमा रखने की कोशिश की जा रही है। धरनों के बायस इन इलाकों के अतराफ में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुसाफिर हजरात से दरख्वास्त की गई है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और एहतिजाजी इलाकों में जाने से गुरेज करें। फंड ना मिले पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाज करने वाले बल्दियाती मुलाजमीन पर पुलिस ने लाठी चार्ज और शेलिंग कर दी। चंद रोज कबल बल्दियाती मुलाजमीन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाज करते हुए सूबाई हुकूमत से बल्दियाती फंड जारी करने का मुतालबा करते हुए 1 जनवरी की डेडलाइन रख दी थी और फंड्स की फरहमी के मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई सरगर्मी नजर न आने और किसी हुकूमती अहदेदार के मुज़ाकरात न होने पर बल्दियाती मुलाजमीन ने दी गई डेडलाइन पर अमल किया और आज 1 जनवरी को सूबाई असेंबली के सामने एहतजाज शुरू करते हुए खैबर रोड को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का रेड जोन में दोबारा दाखिल होने की कोशिशों पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग करते हुए उन्हें असेंबली चौक से पीछे धकेल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे बढ़ना है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुआ है पाकिस्तान और अवाम के लिए नया साल खुशियों का साल हो। बरामदाद में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। दिसंबर में अहदाफ को हासिल करने में कामयाबी मिली। गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से खजाने में 72 अरब रुपए महसूलात आए, जो बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई। चीनी की स्मगलिंग 0 हो गई। अब हम चीनी बरामद करने के काबिल हो गए। तेल की स्मगलिंग में भी काफ़ी कमी आई। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलरों को भी मिलकर पूरी तरह नकेल डालनी है। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हुए उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया है कि तरक्की सिर्फ नून लीग की तरजीह है,
नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत मईशत में इस्तेहकाम और आम आदमी की खुशहाली के लिए सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान पायदार तरक्की का शानदार प्लान है। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीसाक मईशत की पेशकश पर अपोजिशन की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना था, मीसाक मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। उनका कहना था कि अशराफिया कुमारात आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खर्च होगी, तब मीसाक मईशत कामयाब होगा। शिबली फराज ने कहा कि अदालत, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी होगी, तब मीसाक मईशत कामयाब होगा, वरना ये फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 77 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। 77 मंसूबों में से 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों को लीड कर रहा है। तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों का इजाला किया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आज पंजाब के लोगों का मयार ज़िंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर हो चुका है। 5 साल पंजाब में तरक्की का सफ़र ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। पाकिस्तान और भारत ने आज अपनी अपनी जौहरी तनसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से जारी बयान में बताया गया, दोनों ममालिक के दरमियान फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की ममानियत के मुआहदे के तहत हुआ। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वजारत खारजा ने भारत की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी। बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर 31 दिसंबर 1988 को दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत हर साल दोनों ममालिक 1 जनवरी को अपनी जौहरी तनसीबात के बारे में एक दूसरे को मुत्तला करते हैं। दोनों ममालिक 1 जनवरी 1992 से फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान का कहना है कि आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें वजारत आईटी और पीटीए ने इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग की। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि पाकिस्तान पीटीए को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। पीटीए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स 80% से ज़ायद मवाद ब्लॉक कर देते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट बंद करना है। मेंबर लीगल वजारत आईटी ने कहा कि एक्ट में वाज़ेह किसी खास इलाके का नहीं लिखा है। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला पीटीए को हिदायत दे सकता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे बंद कर सकते हैं। जिस पर चेयरमैन पीटीए ने कहा कि अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कि कब कब इंटरनेट बंद किया गया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि हम हुकूमत नहीं, हम पार्लियामान हैं। चेयरमैन पीटीए ने कामरान मुर्तज़ा से कहा कि आप सब भी कभी हुकूमत में रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम 2024 में टारगेट हासिल नहीं कर सके। हम अवाम और पीटीआई के सपोर्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है 2025 में बहुत अच्छी तब्दीलियां आएंगी। मुज़ाकराती कमेटी से उम्मीदें ज़्यादा अच्छी हैं। खुले दिल के साथ बैठना चाहिए। दोनों फरीक़ैन आपस में बैठेंगे तो सारी बातें करेंगे। इख्तलाफात साल के हैं, एक रोज़ में तो हल नहीं निकलना। जल्द अज जल्द कोशिश की जाने की कोई हल निकल आए। उम्मीद की जाए कि कोई हल निकले, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 2 जनवरी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में 2 बड़े मुतालबात पेश करेगी। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि बानी पीटीआई समेत तमाम वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो अपने वर्कर्स की रिहाई तक जेल से नहीं निकलेंगे।
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے احساس ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا اس وقت مسائل اور چیلنجز کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا۔ امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اخبار کا مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجراتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اسے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اخبار نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت کا قتل کیا ہے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھی بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنما کو قتل کیا۔ را کے افسر کاوش یارف نے نیویارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کی ہدایت جاری کر دی۔ کینیڈین حکام نے یہ بھی کہا کہ بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کا وقت تبدیل کر دیا گیا۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اجلاس اب کل دن 11:30 بجے کے بجائے سپہر 3 بجے ہوگا۔ ترجمان کے مطابق اجلاس کے وقت میں تبدیلی اراکین کی درخواست پر کی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے، جبکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن کمیٹی روم میں منعقد ہوگا۔ اب آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے والے 500 ارکان پارلیمنٹ کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ سینٹ کے 23، قومی اسمبلی 116، پنجاب اسمبلی 208، جبکہ سندھ اسمبلی 55، خیبر پختونخوا 91 اور بلوچستان اسمبلی کے 25 ارکان نے تاحال گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں۔ سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے نام سامنے آ گئے۔ امیر مقام عطا تارڑ، علیم خان، شیخ وقاص اکرم، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، خورشید شاہ، فاروق ستار اور زین قریشی گوشوارے جمع نہ کروانے والوں میں شامل ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کروانے والے ارکان کو 15 جنوری تک کی مہلت دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے والے ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کی فہرست جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے وارننگ دی ہے کہ 15 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کروائے تو 16 جنوری سے رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گوشوارے جمع نہ کروانے والوں میں 23 ارکان سینٹ، 116 ارکان قومی اسمبلی شامل ہیں۔ ان اراکین میں امیر مقام، سردار یوسف، مبارک زیب، انجم عقیل خان، شیخ آفتاب، شہرام ترکئی، بیرسٹر عقیل، دانیال چودھری، عطا تارڑ، علیم خان، شیخ وقاص اکرم، زین قریشی کے نام شامل ہیں۔ ان کے علاوہ علی موسیٰ گیلانی، علی قادر گیلانی، تہمینہ دولتانہ، اعجاز الحق، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، غفور حیدری، خورشید شاہ، فاروق ستار اور نبیل گبول بھی گوشوارے جمع نہ کروانے والوں میں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ اراکین میں یوسف رضا گیلانی، رانا محمود الحسن، فاروق نائک گوشوارے جمع نہ کروانے والوں میں شامل ہیں۔ حامد خان، سیف اللہ نیازی، ایمل ولی خان، انوار الحق کاکڑ نے بھی گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ پنجاب اسمبلی کے 208، سندھ اسمبلی کے 55 ارکان نے گوشوارے جمع نہیں کروائے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 91 اور بلوچستان اسمبلی کے 25 ارکان نے گوشوارے جمع نہیں کروائے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ 3 ارب 20 کروڑ روپے کے سیلز ٹیکس فراڈ کیس کے شریک ملزم شاہد حسین خواجہ کی 100 روپے کی عوض ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملزم شاہد حسین کے خلاف ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی کرمنل کارروائی کو اختیار کیا، تجاوز قرار دے دیا اور جسٹس بابر ستار نے فیصلے کی کاپی چیئرمین FBR کو بھجوانے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے مطابق بینک برانچ مینیجر کو پاور کمپنی کے برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے میں اعانت پر گرفتار کیا گیا۔ ریاست نے درخواست گزار کے ٹیکس فراڈ کے جرم میں ملوث ہونے کا کوئی مواد پیش نہیں کیا۔
ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے درخواست گزار کو فیصلے کی خلاف ورزی میں گرفتار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا علم ہونے کے باوجود کرمنل کارروائی کی گئی۔ اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے درخواست گزار کے وقار اور برابری کے آئینی حقوق مشروع کیے گئے۔ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز اور ٹیکس حکام نے طے کردہ قانون کی خلاف ورزی کی۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ شرم کی بات ہے، ریمانڈ دینے والے مجسٹریٹ اور ضمانت مسترد کرنے والی عدالت نے سیلز ٹیکس ایکٹ شکوں کا خیال نہیں رکھا۔ امید ہے کہ ٹرائل کورٹ کارروائی کی قانونی حیثیت کو مد نظر رکھے گی۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے پینشن پالیسی میں نئی شرائط لاگو کر دی ہیں، جس سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق سرکاری افسران اور ملازمین پر ڈبل پینشن لینے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اہم عہدے پر فائز افسران صرف ایک پینشن حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے، جبکہ پینشن میں سالانہ اضافہ پہلی پینشن پر لاگو کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے پے اینڈ پینشن سروس کے آخری 24 ماہ کی بنیاد پر مقرر کی جائے گی اور کمیشن پر 3 سال بعد بنیادی پینشن پر نظر ثانی کرے گا۔ پینشن کمیشن 2020 کی سفارشات فوری نافذ کر دی گئی ہیں۔ اور حکومت نے 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو اب بے فام کا لازمی حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فیچرز کے تحت 10 سال سے زائد عمر کے بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فام کا لازمی حصہ بنایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں 15 جنوری سے 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ فنگر پرنٹس اور تصویریں نادرا سینٹرز پر لی جائیں گی۔ ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ بچوں کے جعلی شناختی کارڈز، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام ہو سکے گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ متفرق درخواست جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، اوگرا اور وفاقی وزارت پیٹرولیم مصنوعات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے ابھی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا میکینزم نہیں بنایا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ترین سطح پر ہیں، جبکہ حکومت نے عالمی مارکیٹ کے برعکس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بلا جواز اضافہ کیا۔ حکومت کو عوامی مشکلات میں اضافے کا کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کالعدم قرار دے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے سرمائی قسط میں بڑا اضافہ کرتے ہوئے قسط کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 13,500 روپے کر دی گئی۔ سینیٹر روبینہ خالد نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جنوری سے بے نظیر کفالت سرمائی قسط کی رقم میں 3,000 کا اضافہ کیا گیا۔ یہ سال ہم بے نظیر ہنرمند پروگرام کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ بے نظیر ہنرمند پروگرام کے ذریعے مستحق افراد خود اپنا روزگار کما کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں گے۔ سینیٹر روبینہ خالد کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال بھی ایمانداری کے ساتھ پسماندہ طبقات کی خدمت کا کام جاری رکھیں گے۔ یونان کشتی حادثے میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ FIA کے مطابق یونان کشتی حادثے میں ملنے والی پاکستانیوں کی لاشوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ 3 لاشوں کی شناخت ناروال کے شبیر، زین علی اور ذیشان کے نام سے کی گئی، جبکہ 1 لاش کی شناخت سیالکوٹ کے اویس علی کے نام سے ہوئی ہے۔ FIA کے مطابق لاشیں یونان کے جزیرے گیواڈوس سے ایتھنز کے اسپتال منتقل کر دی گئیں، جس کے بعد پاکستانی سفارت خانہ لاشوں کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات کر رہا ہے۔ یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانی شہریوں کی اموات کے بعد انسانی اسمگلنگ میں ملوث 35 افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کشتی حادثے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ DG FIA احمد اسحاق جہانگیر نے لاہور میں عدلی روم کا انعقاد کرتے ہوئے کشتی حادثات میں ملوث 49 اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائیوں پر سماعت کی۔ DG FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 4 انسپیکٹرز، 10 سب انسپیکٹرز، 2 SIA، 5 ہیڈ کانسٹیبل اور 14 کانسٹیبلز کو نوکری سے برطرف کر دیا، جبکہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث FIA کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات بھی خارج کیے گئے۔ DG FIA نے کہا کہ لاپرواہی برتنے میں ملوث اہلکاروں کی ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ کشتی حادثات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔
पाक फौज के जाबाजों ने कौम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। नए साल के मौके पर पाक फौज की सरहदों पर तैनात जाबाजों ने अवाम के लिए खुसूसी पैगाम में कहा कि हमारी तरफ से पूरी कौम को नया साल मुबारक हो। हमने ये अहद किया है कि हम आखिरी दम तक मुल्क कौम की हिफाजत करते रहेंगे। फौजी जवान ने पैगाम में कहा कि हम नए साल की उम्मीद पर LOC के दोनों इतराफ रहने वाले भाइयों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं और दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक और जवान का मजीद कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज है और हम मादरे वतन की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल हमारे लिए रोशन और पुरुमीद होगा। एक फौजी जवान ने नए साल के पैगाम में कहा कि दीर की बर्फ पोश चोटियों से अहले वतन को नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि नया साल अज़म और खुशहाली लेकर आएगा। इंशाअल्लाह हम अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बेमिसाल बनाएंगे और हम अपने फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम देने के लिए पुरज़म हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी मोहब्बत करने वाली अजीम कौम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आइस्को में खाली पोस्टों के खात्मे का मामला। वजारत एनर्जी ने आइस्को में 60% खाली पोस्टों को खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। आइस्को के आला हुक्काम ने इन अहकाम को मुस्तरद करते हुए सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी पोस्टों को खत्म करने की सिफारिश की है। मज़ीद तफसीलात जानिए राजा इसरार की इस रिपोर्ट में। जी ने एस्को में 60% खाली असामियों को ख़त्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। तमाम एस्को के आला हुकाम ने इन अहकाम को मानने से इनकार करते हुए सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी असामियों को ख़त्म करने की सिफारिशात पेश की हैं। दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ारत एनर्जी ने एस्को को एक आला सतही कमेटी बनाने का हुक्म दिया ताकि इन खाली पोस्टों को ख़त्म करने पर अमल दरामद हो सके। एस्को की कमेटी जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन सर्कल के नुमाइंदे शामिल हैं, 5 दिसंबर 2024 को एक अहम इजलास मुनक़द किया। इजलास में यह वाज़ह किया गया कि ये पोस्टें इदारे की कारकर्दगी और सार्फिन को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। कमेटी के अरकान का कहना था कि तकसीम कार नेटवर्क में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमले की कमी को पूरा करना नागुज़ीर है। मज़ीद ये कि कई खाली पोस्टें रिटायर्ड मुलाजमीन की हैं जिन पर अरसा दराज से भर्तियाँ नहीं की गई हैं, जबकि नई सब डिवीज़नों के लिए भी अमला दस्तयाब नहीं ताकि वो नाकाम जारी रख सकें। कमेटी ने 60% पोस्टें ख़त्म ना करने और इन पर फौरी भर्तियों की सिफारिशात पेश की हैं। अलबत्ता सिर्फ 19 गैर ज़रूरी दफ्तरी असामी को ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया है। अब ये वज़ारत एनर्जी पर मुनहसर है कि वो इन सिफारिशात का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वज़ारत एनर्जी ने यहाँ आपको बताएं, नए साल पर हुकूमत ने अवाम को महंगाई का तोहफा भी दे दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 15 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी का ऐलान किया गया था। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।